सुनिए बेटा, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, मैंने कल उसको शुरू किया था जिसका नाम था मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू में बेटा मैंने आपसे कल मसल्स के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की और मैं बोला था बेटा आप लोगों से कि यदि कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स यदि बेटा मसल है तो वो 5 क्वालिटीज वियर करती है। एक था बेटा कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्साइटेशन, एक कंडक्शन, एक एक्साइटेशन और एक इलास्टिसिटी। सबको पता है ना? सबको सुनना बेटा जी, यहां से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आज, और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ मसल। सुनो बेटा, जो बेटा आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा टाइप्स ऑफ मसल। सुनो बेटा, टाइप्स ऑफ मसल की यदि मैं आप लोगों से बात करूं तो एक बात तो बेटा क्लियर है, मैंने कल भी आपको बोला था कि यदि बेटा हम किसी भी चीज का टाइप पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई बेस जरूर होता है। सुनना बेटा, मैं आपको मसल्स को क्लासिफाई कर रहा हूं, लेकिन बेटा क्लासिफिकेशन का बेस क्या है वो भी लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि बेटा वो मसल प्रेजेंट कहां है, उसके बेसिस पर हम मसल्स को भी क्लासिफाई करेंगे। और बेटा एक मैं आपको नाम दूंगा स्केलेटल मसल, एक बेटा मैं आपको जो नाम दूंगा उसका नाम होगा स्मूथ मसल, और बेटा थर्ड बेटा मैं जो आपको बताऊंगा उसका नाम है कार्डियक मसल। बेटा सुनो एक बात, कि मैंने आपको बेटा जो मसल्स का जो क्लासिफिकेशन बताया है, मैंने बताया है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कैसे? सुनना, मान लो बेटा कोई भी मसल है, यदि बेटा वो प्रेजेंट है हमारे स्केलेटन सिस्टम में, स्केलेटन सिस्टम बोलूं तो बेटा एक तरीके से ऐसे मान लीजिए हमारी बोन, कार्टिलेज, इनके बेटा यदि मिड में प्रेजेंट है या इनके साथ प्रेजेंट है तो ऐसी मसल को आप लोग क्या नाम देते हो? स्केलेटन मसल। बेटा वो मसल जो हमारे स्मूथ ऑर्गन को बेटा मैं एक नाम और दे सकता हूं, इनको बेटा मैं विसरा बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बेटा? विसरा। जैसे मान लो बेटा आपका लीवर है, आपका इंटेस्टाइन है, आपका स्टोमक है, समझ रहे हैं बेटा? मतलब स्मूथ ऑर्गन के अंदर यदि बेटा मसल प्रेजेंट है तो इसका नाम क्या होगा? स्मूथ मसल। और नाम से क्लियर हो रहा है बेटा वो मसल जो किसके अंदर प्रेजेंट है? हार्ट के अंदर, उसका नाम क्या होता है बेटा? कार्डियक मसल। फिर सुन लो, मसल्स दोज आर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स बेटा दोज आर प्रेजेंट इन स्मूथ ऑर्गन इन विसरा, स्मूथ मसल्स। और बेटा हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे? कार्डियक मसल। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब सुनना बेटा, बहुत बेहतरीन बात। अगला बेटा हम लोग इसमें बात करते हैं इनकी थोड़ा स्ट्रक्चर का, कि इनकी क्वालिटी क्या क्या होती है। तो सुनिएगा जरा, मैं एक बात आपको बोलूंगा बेटा, मान लो ये मेरा बेटा आर्म है और इस आर्म के अंदर बेटा ये बोन है ह्यूमरस, ये मेरा फोर आर्म है, यहां 2 बोन होती है, मैं इनको पढ़ाऊंगा स्केलेटन में, एक रेडियस और एक अल्ना। आप बेटा इस बोन को थोड़ा विजुअलाइज करो, इस बोन से मसल अटैच है जिसका नाम है बाइसेप्स, और पीछे एक मसल अटैच है जिसका नाम है ट्राइसेप्स। बेटा बोन जो होती है ना वो रेगुलर शेप की होती है, और यदि बेटा स्केलेटन मसल अटैच है तो वो बेटा ऐसी तो होगी जैसा बोन का शेप होगा। यस और नो? तो बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं कि जो स्केलेटन मसल्स होती हैं वो बेटा कैसी होती हैं? स्ट्रेटेड। कैसी होती है बेटा? स्ट्रेटेड, एकदम स्ट्रेट होती है। लेकिन बेटा क्या स्मूथ ऑर्गन का जो शेप है, जो साइज है, क्या बेटा वो लीनियर होता है? नहीं,
उनका तो डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकता है। किडनी का शेप देखो बहुत अलग है, इंटेस्टाइन का शेप देखो बहुत अलग है, स्टोमक का शेप देखो बहुत अलग है। जब विसरा का बेटा शेप डिफरेंट डिफरेंट है तो उनको बनाने वाली मसल्स कभी स्ट्रेटेड हो सकती है क्या? नहीं। तो बेटा जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो कैसी होंगी बोलो? नॉन स्ट्रेटेड। कोई दिक्कत बेटा किसी को? अगेन बेटा मैं आपसे कार्डियक मसल्स की बात करूं तो बेटा मैं इसको आपके लिए थोड़ा भी डिटेल में और पढ़ाऊंगा। कार्डियक मसल्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक फाइबर तो ऐसे बेटा लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होते हैं, कुछ मसल्स फाइबर बेटा ऐसे ऑब्लिक अरेंज होते हैं, फिर अगेन बेटा जो फाइबर हैं वो कैसे अरेंज होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। मतलब यदि मैं सेपरेट सेपरेट इनको देखूं तो ये मसल फाइबर भी स्ट्रेटेड हैं, ये वाले मसल फाइबर भी स्ट्रेटेड हैं, और जो मिड वाले हैं ये भी कैसे हैं? स्ट्रेटेड। मतलब कार्डियक मसल्स जो होती है ये भी कैसी होती है बोल दो बेटा? स्ट्रेटेड मसल है। अब ये तो बेटा मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन से बता दिया, एक फिनोटाइप देख के बता दिया कि अपीयरेंस कैसा है, उसके बेसिस पर मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और बेटा कार्डियक मसल्स भी कैसी होती है? स्ट्रेटेड। लेकिन इसका ऑथेंटिक रीजन क्या है? यदि स्केलेटल मसल्स बेटा स्ट्रेटेड है तो क्यों है, स्मूथ मसल्स बेटा स्ट्रेटेड नहीं है तो क्यों नहीं है, और कार्डियक मसल्स यदि स्ट्रेटेड है तो ये भी क्यों स्ट्रेटेड है? इनके बेटा कुछ ऑथेंटिक रीजन है, वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। और यदि बेटा आपको क्वेश्चन आ जाए असर्शन रीजन वाला तो बेटा इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखना। सुनना जरा, कोई भी मसल हो, चाहे स्केलेटन हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे कार्डियक मसल हो, कोई भी मसल हो बेटा, उसके अंदर एक तो आपको मसल फाइबर मिलेगा एक्टिन, और एक मसल फाइबर कौन सा मिलेगा? मायोसिन। स्मूथ मसल्स की बात करूं, इसके अंदर भी बेटा एक मसल फाइबर होगा एक्टिन, और एक मसल फाइबर कौन सा होगा? मायोसिन। कार्डियक मसल्स की बेटा मैं आप लोगों से बात करूं तो इसके अंदर भी एक फाइबर होगा एक्टिन और एक फाइबर होगा कौन सा? मायोसिन। लेकिन बेटा 3 टाइप का मसल्स, सब में एक्टिन और मायोसिन है, लेकिन इनका अरेंजमेंट अलग अलग है। यदि बेटा मैं आपसे स्केलेटन मसल्स की बात करूं तो इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होते तो हैं, लेकिन बेटा ये दोनों के दोनों या तो किस में प्रेजेंट होंगे? बंडल में, या बेटा ये किस में प्रेजेंट होंगे? बैंड में। और बेटा जब मसल फाइबर का बंडल बन जाए या बैंड बन जाए तो आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि वो मसल्स कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट। ऐसे बेटा मैं बात करूं आपसे कार्डियक मसल की तो कार्डियक मसल्स के अंदर भी एक्टिन होता है और मायोसिन होता है, और ये दोनों के दोनों बेटा कार्डियक मसल्स में भी किस में प्रेजेंट होते हैं? एक बैंड में। और बेटा यदि बैंड में प्रेजेंट है या बंडल में प्रेजेंट है तो बेटा जाहिर सी बात है यदि मसल फाइबर प्रेजेंट हो गए बैंड में और बंडल में तो बेटा वो मसल्स भी कैसी हो जाएगी? स्ट्रेट। लेकिन बेटा जो स्मूथ मसल्स है यदि बेटा ये नॉन स्ट्रेटेड है तो इसका सिंपल सा एक रीजन है कि एक्टिन तो यहां भी होता है, मायोसिन तो यहां भी होता है, लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर ना तो बेटा ये बंडल का फॉर्मेशन कर पाता है और ना ही बेटा ये किसका फॉर्मेशन कर पाता है? बैंड का। और जब बेटा ना बंडल है और ना बैंड है तो वो मसल्स कभी भी स्ट्रेटेड नहीं होंगी, नॉन स्ट्रेटेड होंगी। बेटा एक बार एक क्वेश्चन आया था, अप्रोक्सीमेट शायद 15 की बात है, सुनना कैसा आया था क्वेश्चन। स्केलेटन मसल कंसीडर इन स्ट्रेटेड मसल, ये तो था असर्शन, ठीक है, और रीजन में आया था लिखा हुआ एक्टिन एंड मायोसिन मसल फाइबर अरेंज इन ए बंडल इन स्केलेटन मसल, और उसका एक ऑप्शन आया था असर्शन सही, रीजन सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक था असर्शन सही, रीजन सही, इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन।
एक था असर्शन सही है, रीजन गलत है, और एक ऑप्शन था असर्शन ही गलत है। इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? पहला। क्योंकि मैं फिर बता दूं कि बेटा स्केलेटल मसल यदि स्ट्रेटेड होती हैं तो उनको स्ट्रेटेड बनाने वाला कोई और नहीं है, उनको स्ट्रेटेड बनाने वाला होता है एक्टिन और मायोसिन फाइबर का अरेंजमेंट, जो किस में होता है? बंडल में, या किस में होता है? बैंड में। कोई यहां तक दिक्कत? अगला बेटा हम थोड़ा इसका फंक्शन के बारे में और जान लेते हैं। फंक्शन के बारे में कैसे? सुनना जरा। यदि बेटा मैं स्केलेटल मसल्स का आपको फंक्शन बताऊं तो मान लो बेटा जिससे मेरा ये अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है, इनके अंदर बोन है और इन बोन के बीच में कौन सी मसल प्रेजेंट होंगी? स्केलेटल मसल। जैसे मान लो मैंने यहां पर मेरा हाथ रखा हुआ है, मेरा बेटा मन करेगा तो ही मैं हैंड को यहां से रिमूव करूंगा, अदरवाइज नहीं रिमूव करूंगा। मतलब स्केलेटन जो मसल है वो मेरे विल के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है, और कोई भी यदि विल के अकॉर्डिंग फंक्शन करे वो फंक्शन होता है बेटा वॉलेंट्री। लेकिन बेटा मैं आपसे कहूं कि अपने इंटेस्टाइन को बोलो कि पेरास्टालसिस मूवमेंट को बंद कर दे, क्या पॉसिबल है? नहीं है। मैं कहूं बेटा अपनी किडनी को बोलो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बंद कर दे, क्या वो पॉसिबल है? मैं बेटा बोलूं आप लोगों से कि अपने लीवर को कहो कि बाइल जूस का फॉर्मेशन बंद कर दे, क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। तो बेटा सुनना, स्केलेटल मसल्स तो कैसी होंगी? वॉलेंट्री। बट स्मूथ मसल्स कैसी होंगी? इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल्स को और देखते हैं। क्या बेटा हार्ट आपका आपकी विल के अकॉर्डिंग बीट करता है? नहीं। क्या आप हार्ट की वर्किंग को अपने विल के अकॉर्डिंग रोक सकते हो? नहीं। क्या आप बेटा ब्लड की पंपिंग को जो हार्ट से हो रही है उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। मतलब बेटा मैं कहूं कि स्केलेटल मसल्स जो होती है ये कैसी होती है? वॉलेंट्री। स्मूथ मसल्स जो होती है, अरे बोल दो जरा, इनवॉलेंट्री। और बेटा जो कार्डियक मसल्स होती है ये भी कैसी होती है? बोलो, इनवॉलेंट्री। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, है क्या कोई परेशानी? ये बेटा मैंने जो आपको सिम्टम्स, सॉरी इनके जो कैरेक्टर्स बताए हैं, जो फीचर्स बताए हैं, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब सुनना बेटा, आगे मैं थोड़ा सा आपको इनके डायग्राम पे फोकस करवाना चाहूंगा, और इनके डायग्राम पे से बेटा 2 बार क्वेश्चंस आया है। कैसे कैसे आया है पूरा ध्यान देना बेटा यहीं पर। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है बेटा ये। स्केलेटल मसल्स में बेटा मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सुनिएगा बेटा, सुनना बेटा जी, ये मैंने आपको 3 टाइप्स के मसल्स के डायग्राम का बेटा एक आउटवे डायग्राम बना दिया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये डायग्राम बेटा क्या क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी आपको समझाऊंगा। सुनिएगा बेटा जी, इधर पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पर। इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं सबसे पहले बात करूंगा बेटा स्केलेटल मसल्स की।
स्केलेटन मसल्स का जब आप डायग्राम देखेंगे ना, तो डायग्राम देखते इतना आपको आइडिया लग जाएगा कि स्केलेटन मसल्स जो होती हैं बेटा, इनका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। और स्मूथ मसल्स जो होती हैं, इनका बेटा जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप का होता है। और बेटा अगेन जो कार्डियक मसल्स हैं, ये कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल। लेकिन बेटा यहां से क्वेश्चन आया था स्मूथ मसल से कि बेटा स्मूथ मसल्स सिलेंड्रिकल शेप की तो है, लेकिन यदि बेटा इस स्मूथ मसल्स के मैं एंड की बात करूं, इन एंड की बेटा मैं बात करूं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो मसल फाइबर है इसको बेटा टेपर्ड कर दिया हो। ये फनल शेप का आपको नजर आ रहा होगा। और बेटा यही लाइन आई हुई थी कि स्टेटमेंट को बेटा मैच करना था। वहां लिखा हुआ था स्पिंडल शेप विद टेपर्ड एंड, तो आंसर क्या था, स्मूथ मसल। तो बेटा स्पिंडल शेप लिख देता हूं विद कौन, टेपर्ड कौन, एंड। बेटा कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब बेटा सुनना, कुछ चीज डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखी है एनसीईआरटी ने। कैसे कर रखी है मैं बताऊं, सुनना जरा। एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है बेटा, ऐसे आपको स्केलेटल मसल्स में बंडल का अरेंजमेंट किया हुआ है। और बेटा यहां पर लिखा हुआ है बंडल ऑफ मसल फाइबर, लेकिन एक बार बंडल ऑफ मसल फाइबर लिखा हुआ नहीं आया था, डायग्राम आ गया था। और आपने तो बेटा 11th क्लास पढ़ रखा है ऑलरेडी। आपको याद है स्केलेटल मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन फाइबर अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम होता है सार्कोमियर। याद है आपको? और वही वर्ड लिखा हुआ आया था बेटा। एनसीईआरटी कहती है कि ये बंडल ऑफ कौन है, फाइबर। लेकिन बेटा एक बात बोलूं जरा, ये बंडल ऑफ फाइबर तो हैं, लेकिन बेटा इन्हीं का नाम क्या होता है, बोलो जरा, सार्कोमियर। समझ में आ गया? एक चीज और, आप बेटा इस स्केलेटल मसल्स को थोड़ा गौर से देखिए। मान लो ये स्केलेटल मसल्स की एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। बेटा शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि स्केलेटल जो मसल्स होती हैं ये सिलेंड्रिकल शेप की तो होती हैं, लेकिन बेटा सिलेंड्रिकल शेप के साथ साथ ये कैसी भी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। लेकिन बेटा ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये बेटा कैसी होती हैं, मोनो या यूनी न्यूक्लिएटेड। और अगेन बेटा ये भी कैसी होती हैं, मोनो न्यूक्लिएटेड। अब बेटा एक बात और बहुत बेहतरीन, पूरा फोकस बोर्ड पर बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा इनकी फटीग की, इनके फंक्शन की। आप थोड़ा सा भागिए या थोड़ा सा वर्क करो, फिजिकल वर्क करो। आप देखोगे कि आपका अपर एंड, लोअर एंड, स्पाइन ये बहुत जल्दी बेटा फटीग या थक जाता है। तो इससे आपको क्या मैसेज मिलता है कि जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, गेट अर्ली फटीग, बहुत जल्दी थक जाती हैं। लेकिन बेटा मैं कंपैरिजन करूं मसल ऑफ अपर लिम्ब, मसल ऑफ लोअर लिम्ब का विद द मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन तो रेगुलर अपना फंक्शन कर रही है। मतलब एक वर्ड होता है बेटा नॉट फटीग, वो किसके लिए यूज होता है, स्मूथ मसल्स के लिए। और एक वर्ड होता है नेवर फटीग, वो किसके लिए यूज में आता है, कार्डियक मसल्स के लिए। सुनना बेटा, यहां पर लिख देता हूं एक इनका फंक्शन, गेट अर्ली कौन, फटीग। यहां पर लिख देता हूं बेटा नॉट फटीग, और यहां पर लिख देता हूं बेटा, बोलो ना जरा क्या, नेवर फटीग। बेटा एक बात बताता हूं मैं आपको, एक मन में सवाल आता है कि सर एक बात बताओ हमको कि कार्डियक मसल्स इनकी आपने हमको एक क्वालिटी बताई है नेवर फटीग,
ऐसा क्यों होता है सर? सर एक बात बताओ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमारी स्केलेटल मसल्स में भी ऐसी कुछ क्वालिटी आ जाती, नेवर फटीग वाली? सर हम 1-2 घंटे पढ़ते परेशान हो जाते, हार्ट जैसी मसल्स होती, पढ़ते ही रहते, थकते ही ना, कहाँ दिक्कत आ रही थी? बेटा बताऊंगा, पहले मैं आपको एक रीज़न पहले ये बता देता हूँ कि ये जो आपकी कार्डियक मसल्स हैं ये थकती क्यों नहीं है, इनमें बेटा फटीग क्यों नहीं होता। तो एक बात मैं आपको बताऊं, सुनना बेटा, थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझाना चाहूंगा कि मान लो बेटा कि जैसे ये हमारी कौन है, स्केलेटल मसल, ये बाइसेप्स है। जब बेटा ये आर्म है, फोर आर्म, जब इस फोर आर्म के अंदर फ्लेक्शन करना होता है ना, तो ये बाइसेप्स मसल जो है बेटा, इसका जो मसल फाइबर यहां वाला है ना, और यहां वाला और यहां वाला, तीनों एक जैसा फंक्शन करते हैं और मिलके फंक्शन कर रहे हैं ना, तो ही बेटा क्या हो रहा है इसमें, कंट्रैक्शन। मतलब स्केलेटल मसल्स के जितने भी मसल फाइबर होते हैं वो एक साथ अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और एक साथ फंक्शन जब बेटा परफॉर्म करते हैं तो एक साथ ही वो थक जाते हैं। लेकिन कार्डियक मसल्स हमारी ऐसी मसल्स नहीं है। आप थोड़ा याद करो चैप्टर सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा, जब एट्रियम में होता है कॉन्ट्रैक्शन तो वेंट्रिकल होता है रिलैक्स, और जब वेंट्रिकल के होता है कंट्रैक्शन तो एट्रियम कैसा रहता है, रिलैक्स। या ऐसे कह दो, जब एट्रियम के मसल्स में होता है सिस्टोल तो वेंट्रिकल होता है डायस्टोल, और जब वेंट्रिकल की मसल में होता है सिस्टोल तो एट्रियम क्या होता है, डायस्टोल। मतलब हमारी जो कार्डियक मसल्स हैं वो बेटा एक साथ वर्क नहीं करती। अब बेटा आप सोच रहे होंगे सर आप इस बात को हमको क्यों बताना चाहते हो? इसका बेटा आपको हिंट दे रखा है एनसीईआरटी में। सुनना बेटा, मैंने जो आपको कार्डियक मसल्स के मिड में ये बेटा मैंने आपको एक डिस्क बनाई है पिंक कलर से, इसका नाम होता है, मैं लिख देता हूं बेटा, ये जो मैंने आपको ये जो बेटा एक तरीके से बोलूं जो डिस्क बनाई है ये वाली बेटा, दिमाग खराब हो गया मेरा पूरा। सुनना बेटा, इधर ध्यान दो, ये बेटा मैंने आपको जो रिंग इसके अंदर शो करी है, इस रिंग के बारे में बेटा मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इनका नाम होता है बेटा इंटर कैलेटेड डिस्क। अरे क्या नाम है बेटा, इंटर कैलेटेड डिस्क। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इंटर कैलेटेड डिस्क किसका फीचर्स है, कार्डियक मसल्स का। हकीकत में इस इंटर कैलेटेड डिस्क का एक और नाम होता है बेटा जिसको आप लोग बोलते हो, मत याद रखना, मैं लिखा देता हूं ऐसे ही, इसको बोलते हैं बूस्टर रिंग। क्या बोलते हैं बेटा, लेकिन ये पहला वर्ड याद रखना, इंटर कैलेटेड डिस्क किसका फीचर्स है, कार्डियक मसल्स का। अब मैं बेटा आपको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, हकीकत में ना तो ये इंटर कैलेटेड डिस्क है और ना ये बूस्टर रिंग है, हकीकत में तो बेटा ये एक जंक्शन है जिसका नाम होता है, कौन सा जंक्शन, गैप जंक्शन। और गैप जंक्शन का फंक्शन आप समझते हैं, रैपिड ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। बेटा मान लीजिए ये कार्डियक मसल्स, इसका बेटा ये जो अपर पार्ट है ये एट्रियम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये लोअर पार्ट है ये वेंट्रिकल को ऑर्गेनाइज कर रहा है। होता क्या है बेटा, जब नीड होती है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की तो बेटा इन इंटरकैलेटेड डिस्क से साइटोप्लाज्म कहां चला जाता है, अपर पार्ट में। और हकीकत में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं है, ये गैप जंक्शन है, और ये गैप जंक्शन साइटोप्लाज्म को भेज रहा है, साइटोप्लाज्म को भेज रहा है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को भेज रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी।
और बेटा जब नीड होती है वेंट्रिकल को कंट्रक्शन की, तो इस साइटोप्लाज्म इन गैप जंक्शन से कहां आ जाता है, नीचे आ जाता है। आगे बात समझ में? मतलब मैं एक बात बोलूं आप लोगों से कि बेटा कि यदि कार्डियक मसल्स को स्केलेटल मसल से और स्मूथ मसल से जो डिफरेंट बना रहा है वो कोई और नहीं है, वो कौन है? इंटरकैलेटेड डिस्क। अब आपके मन में दो सवाल उठ रहे होंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि सर ऐसा यदि यहां पर होता तो क्या दिक्कत होती? इंटरकैलेटेड डिस्क यहां भी दे देते, इन दोनों मसल्स के अंदर भी दे देते, कितना अच्छा होता। हमारा हार्ट तो थक ही नहीं रहा, इंटेस्टाइन और स्मूथ ऑर्गन भी ना थक रहे और कार्डियक मसल्स भी नहीं थकती, धुआंधार काम करते, क्या परेशानी हो रही थी। यहां भी इंटरकैलेटेड डिस्क दे देते। देखो बेटा मैं आपको एक बात बोलूं, शायद आप ये जानते भी हैं कि जो जितना खुश नजर आता है ना उतना होता नहीं है। आपको नॉर्मल विजुअलाइजेशन पर लग रहा होगा कि शायद कार्डियक मसल से कोई अच्छी मसल्स नहीं है और ये शो ऑफ भी कर रही है कि मैं बहुत अच्छी हूं, बट इसका दुख यही जानती है बेटा। कैसे मैं आपको बताऊं कि नो डाउट कि कार्डियक मसल्स जिंदगी में कभी थकती तो नहीं है, क्योंकि जब तक इनके अंदर बेटा पोटेंशियल का पावर है इंसान भी नहीं थकता। जब इंसान थक जाता है ना तो ये थकती, समझ लो कार्डियक मसल्स खत्म, इंसान खत्म। आप सोच रहे होंगे सर कितनी अच्छी है ये। बेटा हकीकत में कार्डियक मसल्स अपने आप से खुद सेटिस्फाइड नहीं है। नो डाउट कि कार्डियक मसल्स के पास में क्वालिटी है, नेवर फटीग, ये कभी थकती नहीं है। लेकिन बेटा हकीकत में एक बात बोलूं, इन्होंने इस क्वालिटी को पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। आप बोलोगे सर क्या खोया है? इन्होंने तो बेटा एक सेल का पैरामीटर ही खो दिया। आप सेल का पैरामीटर जानते हैं? यदि कोई हकीकत में सेल है तो उसके अंदर पोटेंशियल ऑफ डिवीजन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट। यस और नो? चाहे वो माइटोसिस से हो चाहे वो मियोसिस से हो, यदि कोई सेल है तो उसमें डिवीजन का क्वालिटी होना चाहिए। कार्डियक मसल्स बेटा नेवर फटीग का शो ऑफ कर रही हैं। ये ऐसी मसल्स है बेटा जिनके मसल्स फाइबर में कभी भी डिवीजन नहीं होता। द पोटेंशियल ऑफ डिवीजन इज एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल। बेटा ये चॉइस इन दोनों ने भी लेना चाहा, लेकिन इनको बोला नेचर ने देखो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरकैलेटेड डिस्क आप भी ले लो, कोई परेशानी नहीं है, बट सदा सदा के लिए एक चीज को भूल जाओ जिसका नाम क्या है? पोटेंशियल ऑफ डिवीजन। इन दोनों ने बेटा ड्यूरिंग द इवोल्यूशन इस चीज को पसंद नहीं किया। इन्होंने बोला ना भैया हमको तो जरूरत है डिवीजन की। इसने बेटा इस चीज को एक्सेप्ट किया। अरे वैसे थोड़ी ना इसको दिल बोलते हैं, इसके दिल होने के पीछे बहुत बड़े बड़े राज हैं। इतना बड़ा राज छुपाए हुई है ये, आज तक नहीं बताया। अपना दुख दर्द गम किसी को मेरे से शेयर किया, मैंने आपको शेयर कर दिया। इसकी मुसीबत बेटा यही जाने कभी भी डिवाइड नहीं होता। यदि डिवाइड होता ना तो हार्ट अटैक नाम की कोई बीमारी नहीं होती। हार्ट अटैक में क्या होता है? वॉल ऑफ हार्ट डैमेज हो जाती है, पता है ना आपको, और वो दोबारा कभी बनती नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो बेटा यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, नहीं है ना बेटा? तो यहां पे आके हमारा मस्कुलर टिश्यू क्या हो जाता है? एंड। अभी हम लोग कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे? नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। बताओ कोई दिक्कत हो तो बेटा। चलें आगे, सुनना जरा बेटा। अगला हम लोग जो टिश्यू कर रहे हैं शुरू, उसका नाम है बेटा नर्वस टिश्यू, या इसका नाम होता है बेटा न्यूरल टिश्यू। सुनो बेटा, एक बात मैं आपको बोल दूं कि नर्वस टिश्यू जो है ना बेटा, अब यदि ये टिश्यू है तो इतना तो आप जानते हैं कि ये भी कौन होगा? ग्रुप ऑफ सेल्स।
लेकिन बेटा ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, इसके अंदर भी बेटा कुछ डिफरेंट टाइप की जो क्वालिटीज होती हैं वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एक क्वालिटी प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है बेटा कंडक्शन, और एक इसके अंदर जो क्वालिटी होती है उसका नाम होता है कौन? एक्साइटेशन। ये दोनों क्वालिटी बेटा मसल के अंदर भी प्रेजेंट थी, याद है आपको? अब सुनना, यदि बेटा मैं नर्वस टिश्यू की आपसे बात करूं और एक ग्रुप ऑफ यदि सेल्स है तो कौन से टाइप का सेल बेटा इसमें देखने को मिलता है? देखना जरा। नर्वस टिश्यू के अंदर बेटा कुछ सेल्स तो कौन पाए जाते हैं? न्यूरॉन। कौन बेटा? न्यूरॉन के अलावा सेकंड टाइप की जो सेल्स होती हैं उनका नाम होता है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल्स के अलावा बेटा एक सेल और होती हैं जिनका नाम होता है एपेंडाइमल सेल, और बेटा फोर्थ टाइप की और एक सेल होती हैं जिनका नाम होता है न्यूरो सिक्रेटरी सेल। अब सुनिएगा बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमको बेटा मेनली ये हमारा जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक फोकस करना है न्यूरॉन पर और दूसरा जो फोकस करना है वो किस पर करना है? न्यूरोग्लियल सेल पर। एनसीईआरटी का बेटा पेज नंबर 105 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर न्यूरल टिश्यू दे रखा है। एक बात तो मैं आपको पहले यही बता दूं कि न्यूरल टिश्यू जो होता है ना बेटा, एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि न्यूरोग्लियल सेल और न्यूरॉन सेल ये दो ही मेन सेल है नर्वस टिश्यू का या न्यूरल टिश्यू का। लेकिन यदि इसमें मैं कंट्रीब्यूशन बताऊं तो मोर देन हाफ कौन होती है? न्यूरोग्लियल। तो बेटा मैं अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं कि न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती हैं अप्रोक्सीमेट कितना होती हैं? 60%। और बेटा न्यूरॉन्स जो होता है वो कितना होता है? 40%। अब एक बात और बेटा, नर्वस टिश्यू का आप सब लोगों ने फंक्शन पढ़ रखा है कि नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा यदि मैं आपसे बात करूं उस फंक्शन का, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हकीकत में तो बेटा वो किसका फंक्शन होता है? न्यूरॉन का। मतलब लिख देता हूं कि बेटा जो ये न्यूरॉन है इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है? कंट्रोल्ड एंड बोलो जरा कौन? कोऑर्डिनेशन। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ कि यदि इतना तो हमारी समझ में आ रहा है कि यदि न्यूरॉन ही है जो कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, तो सर ये भी हमारी समझ में आ गया कि ये जो दो क्वालिटी है ना, कंडक्शन और एक्साइटेशन, ये दोनों भी किस में होंगी? न्यूरॉन में। क्योंकि बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बिना कंडक्शन के, बिना एक्साइटेशन के पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे सर देखो ये बात तो हमने आपकी मान ली कि यदि न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है तो ये बात तो सर हम आपकी मान लेते हैं कि न्यूरॉन का ही फंक्शन होता है कंडक्शन और न्यूरॉन का फंक्शन ही क्या होता है? एक्साइटेशन। लेकिन सर ये मोर देन हाफ, फिर इनका फंक्शन क्या? बेटा एक बात तो पहले मैं आपको क्लियर ये कर दूं, इसको लाइन को बेटा बाद में लिखूंगा। एक लाइन तो बेटा मैं आपको ये लिख दूं कि न्यूरॉन का ही फंक्शन क्या है? बोलो जरा, कंडक्शन। और न्यूरॉन का ही फंक्शन क्या है? बोलो बेटा, एक्साइटेशन। और बेटा जी ये दोनों के दोनों जो फंक्शन हैं ये क्या होते हैं? एब्सेंट। किसमें? न्यूरोग्लियल सेल्स में। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, यदि न्यूरॉन में दोनों फंक्शन है तो इन दोनों फंक्शन से ये इजीली क्या कर लेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और यदि ये दोनों फंक्शन इसमें नहीं है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। तो सर फिर करता क्या है? ये न्यूरोग्लियल सेल्स क्यों आई, कैसी होती हैं, क्या इनका फंक्शन है?
अभी बेटा मैं आपको 2 वर्ड में समझाऊंगा, इधर देखना जरा। सारी सेल्स को भूल जाओ, बट इन 2 को आप अभी याद रखो। एक तो कौन, इधर तो कौन चल रहा था आपका, न्यूरॉन। कौन बोलो, न्यूरॉन। और बेटा एनोदर साइड कौन सा सेल, न्यूरोग्लियल सेल। बेटा इसका फंक्शन लिख देता हूं, कंट्रोल्ड एंड कौन, कोऑर्डिनेशन। तो बेटा फिर न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती हैं? बेटा सुनना, न्यूरोग्लियल सेल्स जो होती है ना तो इनमें कंडक्शन होता है, ना इनमें एक्साइटेशन होता है। ये सेल सिर्फ बेटा इसीलिए आई जिससे हमारे न्यूरॉन्स को अच्छे से अच्छा क्या मिल सके, प्रोटेक्शन। मतलब बेटा न्यूरोग्लियल सेल का इतना सा फंक्शन है, प्रोटेक्शन टू कौन, न्यूरॉन। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे प्रोटेक्शन देती है, बताना जरा। बेटा न्यूरोग्लियल सेल कैसे प्रोटेक्शन देंगी ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं ये बेटा डिफरेंट टाइप की होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल के अंदर एक सेल आप पढ़ोगे जिसका नाम होगा एस्ट्रोसाइट सेल। एक इसके अंदर आप सेल पढ़ोगे जिसका नाम होगा बेटा स्वान सेल। एक इसके अंदर आप सेल पढ़ोगे जिसका नाम होगा ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल। और बेटा एक इसके अंदर आप जो नाम पढ़ोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम होगा माइक्रोग्लियल सेल। बेटा मैंने अभी आपको बोला ना कि न्यूरोग्लियल सेल का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ न्यूरॉन। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं यहीं पर, कैसे सुनना। बेटा ये जो न्यूरोग्लियल सेल है ना, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं। आप याद करो पहला दिन जब मैं आपको बोला था कि नर्वस टिश्यू का ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्म से। लेकिन बेटा नर्वस टिश्यू की माइक्रोग्लियल सेल वो सेल होती है जिसका बेटा ओरिजिन किसी भी हाल में एक्टोडर्म से नहीं होता, इसका ओरिजिन होता है बेटा मीजोडर्म से। अब सुनना बेटा, आप सोच रहे होंगे कि सर जब कंप्लीट न्यूरल टिश्यू ओरिजिनेट हुआ एक्टोडर्म से तो फिर ये माइक्रोग्लियल सेल क्यों नहीं ओरिजिनेट हुई एक्टोडर्म से, ये मीजोडर्म से क्यों बनी? बेटा मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, हकीकत में माइक्रोग्लियल सेल का खुद का कोई औकात ही नहीं है, और माइक्रोग्लियल सेल जैसा कोई सेल होता भी नहीं है। हकीकत में बेटा जैसे आपके लंग्स के अंदर डस्ट सेल होती हैं, जैसे आपके लीवर के अंदर कफर सेल होती है, ऐसे ही बेटा आपके नर्वस सिस्टम में कौन सी सेल होती हैं, माइक्रोग्लियल सेल। अच्छा सर आप एक बात हमसे कहना चाहते हो कि माइक्रोग्लियल सेल इज सिमिलर टू द कफर सेल ऑफ लिवर एंड द डस्ट सेल ऑफ लंग्स। तो आप हमको एक बात कहना चाहते हो कि माइक्रोग्लियल सेल नहीं है, हकीकत में मैक्रोफेज है। और आप जानते हैं कि मैक्रोफेज is the combined form of monocyte and monocyte is the subtype of WBC and the WBC is also part of blood and blood is a connective tissue and connective tissue also originate from embryonic mesoderm। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ? सुनना बेटा ये माइक्रोग्लियल नहीं है, भूल जाओ, ये मैक्रोफेज सेल है। और मैक्रोफेज सेल मोनोसाइट ही तो होती है। और मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया कि मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक सब टाइप है, और डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है, ब्लड का, और ब्लड कनेक्टिव टिश्यू
और कनेक्टिव टिश्यू का ऑरिजिन किससे होता है? मेसोडर्म से। तो बेटा एक क्वेश्चन आया, 2 लाइन है, मेन सेल ऑफ न्यूरल टिश्यू, उसका आंसर होता है बेटा न्यूरॉन। लेकिन मैं थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा हूं, मेन सेल ऑफ न्यूरल टिश्यू विच इज ऑरिजिनेट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, माइक्रोग्लियल सेल। बेटा देख लेना कि क्वेश्चन में आपको मेसोडर्म के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, बिकॉज माइक्रोग्लियल सेल वो सेल्स होती हैं जिसका ओरिजिन किससे होता है? मेसोडर्म से। बेटा ये WBC है ना, फेगोसाइटिक नेचर की होगी ना, तो मैं वही तो कह रहा, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देगी। समझ रहे हो आप? अब बेटा इनको मैं और अभी समझा दूंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। स्वान सेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स भी अपने आप आ जाएगा। इतना आपकी समझ में आया कि नहीं आया कि न्यूरॉन का फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और न्यूरोग्लियल सेल का फंक्शन प्रोटेक्शन टू न्यूरॉन। कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा हम थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं, आउटवे डायग्राम। वो डायग्राम होगा बेटा न्यूरॉन का, ठीक है? सुनना बेटा, कैसा होता है न्यूरॉन, क्या काम करता है न्यूरॉन। सुनना बेटा जी, यदि मैं आप लोगों से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताऊं तो बेटा न्यूरॉन जो होता है इसकी स्ट्रक्चर में बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। ये बेटा जो सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपको एक तो फिलामेंटस नजर आ रहा है और ब्रांच्ड नजर आ रहा है, इस वाले पार्ट को आप लोग नाम देते हो बेटा डेंड्रॉन। क्या नाम देते हो बेटा? डेंड्रॉन। और हकीकत में आपको पता है ना न्यूरॉन का काम क्या होता है? इंपल्स को रिसीव करना। हकीकत में बेटा न्यूरॉन का जो पार्ट इंपल्स को सबसे पहले रिसीव करता है वो डेंड्रॉन ही होता है। इसीलिए इस डेंड्रॉन को एक और नाम देते हैं, इसको आप लोग कहते हो कि ये हमारे न्यूरॉन की कौन सी साइट है? रिसीविंग साइट। यही इंपल्स को क्या करती है? रिसीव करती है। अब बेटा सुनना जरा, यदि मैं आपको इस डेंड्रॉन की कुछ क्वालिटीज बताऊं तो एक बात तो आपको यह पता है कि डेंड्रॉन कैसा पार्ट है? फिलामेंटस। दूसरा, डेंड्रॉन कैसा पार्ट भी है? ब्रांच्ड। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि बेटा ये जो डेंड्रॉन है ना, इस डेंड्रॉन में आपको कुछ जगह पर स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं बेटा। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनको बेटा एक साइंटिस्ट ने विजिबल किया था जिसका नाम था निस्सल। अरे क्या नाम था बेटा? निस्सल। और बेटा उस निस्सल के नाम पर इनको नाम दे दिया और इनको बोला बेटा कि ये कौन से ग्रेन्यूल हैं? निस्सल ग्रेन्यूल। अब बेटा मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं, सुनना जरा। मतलब डेंड्रॉन के अंदर कौन प्रेजेंट है? बोल दो जरा। यहां पर लिख देता हूं निस्सल ग्रेन्यूल। बेटा ये हकीकत में निस्सल ग्रेन्यूल्स नहीं है, ये 2 चीज से मिलकर बने हुए हैं। एक तो इस निस्सल ग्रेन्यूल के अंदर आपकी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बेटा इसका जो सेकंड पार्ट होता है वो बना होता है राइबोसोम का। मतलब निस्सल ग्रेन्यूल के नाम पर जो ग्रेन्यूल है वो एक आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा कौन है? राइबोसोम। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब बेटा सुनना जरा, इस डेंड्रॉन के आगे जो आपको काइट से पार्ट नजर आ रहा है ये बेटा
सेकंड पार्ट होता है न्यूरॉन का। और बेटा ये जो सेकंड पार्ट है न्यूरॉन का, इस पार्ट का नाम होता है बेटा साइटोन। क्या नाम होता है बेटा? साइटोन। इस साइटोन को एक नाम और भी देते हैं और इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। यदि बेटा मैं सेल बॉडी की बात करूं तो बेटा मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए बिकॉज बेटा इस सेल बॉडी के अंदर या साइटोन के अंदर मैं ऐसे कह दूं कि न्यूरॉन एक सेल है, तो इसके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो किस में ही प्रेजेंट होते हैं? साइटोन में। मतलब साइटोन के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आपका गोल्जी बॉडी, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। न्यूक्लियस को सेल ऑर्गेनल मत बोलना। न्यूक्लियस इज द सेपरेट पार्ट ऑफ सेल। समझ रहे हो ना? कभी आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि जैसे क्वेश्चन आए आपको कि मतलब ऐसे आपको ऑप्शंस आ गए और आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस सेल ऑर्गेनल्स को पहचानिए जो मेम्ब्रेन लेस है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन आ गया आपको, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऑप्शन आ गया आपको क्लोरोप्लास्ट, एक ऑप्शन आ गया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फोर ऑप्शन आ गया न्यूक्लियस। कंफ्यूज मत हो ना, न्यूक्लियस को टिक कर देना। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स नहीं है बेटा, मैं पहले कह दूं आपसे। सेल के कॉम्पोनेंट होते हैं तीन, एक सेल बाउंड्रीज, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोले तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नॉट ए सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियस द सेपरेट पार्ट ऑफ सेल। समझ में आ गया? चलो कोई बात नहीं, वो सेल की बात है, मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया। चलो कोई बात नहीं बेटा। साइटोन जो होता है इसके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। लेकिन बेटा एक सेल ऑर्गेनल नहीं होता, और बेटा मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखूंगा, उसका नाम होता है सेंट्रियोल। क्या नाम होता है बेटा? सेंट्रियोल। सुनना जरा एक बात, सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़ा है, एक स्टेज पढ़ी है एनाफेज। एनाफेज में आपने पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, एक सेंट्रियोल एक पोल पर, एक सेंट्रियोल एक पोल पर, और मेटाफेज में जो प्लेट पर क्रोमोसोम अरेंज थे उनके क्रोमेटिड में स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और इन स्पिंडल फाइबर में पुल एंड पुश प्रोसेस चलता है, और बेटा ये डिवाइड होकर सेपरेट सेपरेट कितना सेल बनता है? 2 सेल। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, यदि कोई भी एनिमल सेल जिसके पास में सेंट्रियोल नहीं है, क्या वो कभी भी क्रोमेटिड को सेपरेट कर पाएगी? नहीं। और जब क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होगा तो वो क्या सेल कभी डिवाइड हो पाएगी? नहीं। और यही रीजन है बेटा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल द पोटेंशियल ऑफ डिवीजन इज एब्सेंट इन न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन लाइफ में कभी डिवाइड नहीं होता, कभी भी डिवाइड नहीं होता। साइटोप्लाज्म तो भरा पड़ा है इसमें, इसके बराबर साइटोप्लाज्म में कोई रिच ही नहीं है। बट बेटा इसके पास में क्या नहीं है? सेंट्रियोल। चलिए बेटा कोई बात नहीं, लिख देता हूं इस पॉइंट को भी कि ये डिवाइड क्यों नहीं हो रहा। लिख देता हूं बेटा यहां पर, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कौन? सेंट्रियोल पोटेंशियल ऑफ कौन? डिवीजन। क्या होगा? एब्सेंट इन न्यूरॉन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कोई दिक्कत किसी को? अब आपके मन में एक सवाल आता होगा इस जगह पे, सर न्यूरॉन में कभी भी डिवीजन नहीं होता क्या? नहीं होता। आपने एक बीमारी का नाम सुना है, पैरालाइसिस? सुना है क्या पैरालाइसिस? पैरालाइसिस में क्या होता है? जैसे मान लो मेरे लेफ्ट साइड में पैरालाइसिस हो गया, इसका मतलब पता है क्या है? कि बेटा उस एरिया का जो न्यूरॉन है या ब्रेन का बेटा मेरा वो पार्ट जो इस एरिया को क्या कर रहा है? कंट्रोल। उस एरिया का न्यूरॉन क्या हो चुका है? डैमेज।
अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो सम टाइम ऐसा देखा कि किसी इंसान को पैरालिसिस हुआ तो उसका वो बॉडी वर्क नहीं करता, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है सर कि कुछ दिनों बाद वो जो ऑर्गन्स है ना वो थोड़ा थोड़ा वर्क करने लगता है। और सर यदि पैरालिसिस में न्यूरॉन डैमेज होता है और यदि वो बॉडी दोबारा वर्क कर रहा है तो इसका मतलब सर वो न्यूरॉन दोबारा बना होगा तो ही तो वर्क कर रहा होगा ना बेटा। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है रीजनरेशन और एक वर्ड होता है रिपेयरिंग। न्यूरॉन के अंदर द पावर ऑफ रीजनरेशन तो एब्सेंट होता है बिकॉज सेंट्रियोल नहीं है, बट न्यूरॉन के पास द पावर ऑफ रिपेयरिंग प्रेजेंट होती है। मुझे कोई बताएगा कि पावर ऑफ रिपेयरिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? अरे बेटा नॉट न्यूरोग्लियल सेल, जिनको मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं निस्सल ग्रेन्यूल। निस्सल ग्रेन्यूल इज मेड ऑफ RER एंड राइबोसोम, एंड राइबोसोम और RER ही तो हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और हमारी बॉडी में प्रोटीन ही तो है जो रिपेयरिंग का फंक्शन करती है। अरे समझ रहे हो ना आप? तो मैं कहूं आपसे द रीजनरेशन पावर इज एब्सेंट इन न्यूरॉन, व्हाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, एंड द पावर ऑफ रिपेयरिंग इज प्रेजेंट इन न्यूरॉन, व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निशल ग्रेन्यूल्स। अरे नहीं आया समझ? तो बेटा ये निशल ग्रेन्यूल्स होता है, और निशल ग्रेन्यूल डेंड्रोन में भी होता है और साइटोन में भी होता है, समझ रहे हो आप? लेकिन एक्सॉन के अंदर कोई भी निशल ग्रेन्यूल नहीं होता। अब एक्सॉन क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि बेटा एक्सॉन का जो सबसे लास्ट पार्ट है ये बेटा ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, और इन ब्रांचेस को हम लोग नाम देते हैं टीलोडेंड्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? टीलोडेंड्रिया। और टीलोडेंड्रिया का बेटा जो सबसे लास्ट पार्ट है वो बेटा एक ओवल शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी का नाम होता है बेटा सिनेप्टिक नोब। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक नोब। लेकिन बेटा एक बात फिर आप मेरे को गौर से सुनना कि ये जो एक्सॉन होता है इसके अंदर बेटा जो फ्लूइड भरा रहता है, इसका नाम वैसे बता देता हूं आपको। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप लोग क्या नाम देते हो? एक्सॉन। ये बेटा हमारे न्यूरॉन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट था डेंड्रॉन, सेकंड था साइटोन, और थर्ड कौन होता है? एक्सॉन। एक्सॉन की बेटा मैं आपको दो अच्छाइयां बता देता हूं यहीं पर कि बेटा एक्सॉन की बेटा जो मेम्ब्रेन है, कौन है? मेम्ब्रेन। उसको आप लोग नाम देते हो बेटा एक्सोलीमा। और बेटा इस एक्सॉन के अंदर बेटा जो फ्लूइड है इसको आप लोग नाम देते हो एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हो बेटा? एक्सोप्लाज्म। इस एक्सोप्लाज्म की मैं आपसे बात करूं तो बेटा ये जो एक्सोप्लाज्म होता है ना, चलो कोई बात नहीं, आया। सुना बेटा कि जो एक्सॉन जो होता है इसकी वॉल में स्पेसिफिक टाइप की बेटा कुछ सेल्स हम लोग नाम देते हैं, और इनको हम लोग हेलो सुना बेटा इधर कि जो स्वान सेल होती हैं
इनके बीच में भी बेटा गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। इसलिए बेटा जैसी वर्किंग हमारी कार्डियक मसल्स की होती है ना, ऐसा ही न्यूरॉन होता है बेटा। हमारा न्यूरॉन भी कभी नहीं थकता, हमेशा पोलराइज्ड रहता है। हमेशा कैसा रहता है? पोलराइज्ड। ये बेटा जो श्वान सेल होती है ना, इनमें खतरनाक पावर है। बताऊंगा कैसी पावर है कि बेटा ये श्वान सेल अपने साइटोप्लाज्म को इधर उधर ट्रांसफर कर देती है एक दूसरे के अंदर, और जिन श्वान सेल में साइटोप्लाज्म हो जाता है रिच, वो श्वान सेल अपने ऊपर व्हाइट कलर की एक लेयर का क्या कर देती हैं? फॉर्मेशन। व्हाइट कलर की एक लेयर का क्या कर देती हैं? बोलो जरा, फॉर्मेशन। और बेटा यहां पर लिख दूं कि ये जो व्हाइट कलर की लेयर है, इस लेयर का नाम है माइलिन शीथ। अरे क्या नाम है इसका? माइलिन शीथ। और बेटा न्यूरॉन में एक जगह ऐसी भी होती है, या कुछ प्लेसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती, उनका नाम होता है नोड ऑफ रेनवेयर। अरे कौन होता है बेटा? नोड ऑफ रेनवेयर। और बेटा जिनको मैंने इस कलर से शो किया है, लिख देता हूं, इनका नाम होता है कौन सी सेल? श्वान सेल। बेटा मैं एक बात बताता हूं आपको, ये मैंने जो आपको कहानी बताई है, ये मैंने आपको कहानी बताई है पीएनएस के न्यूरॉन की। सर इसका मतलब आप एक चीज कहना चाहते हो हमसे कि नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सीएनएस एक पीएनएस। सर क्या इनके न्यूरॉन भी अलग अलग होते हैं क्या? सुनना बेटा, यदि न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देखो तो जैसा न्यूरॉन पीएनएस का होता है, ऐसा ही न्यूरॉन बेटा सीएनएस का होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क कौन सा है? सुनना कि यदि बेटा ये न्यूरॉन सीएनएस का रहा होता, तो सीएनएस के न्यूरॉन में माइलिन शीथ तो ऐसी ही होती है, लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने वाली श्वान सेल नहीं होती। वहां पर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने वाली होती है आपकी ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल। समझ रहे हो आप? मतलब बेटा सुनना जरा, इस पॉइंट को मैं यहां नोट कराऊं कि बेटा आपका सीएनएस का कौन बोलो न्यूरॉन? इस न्यूरॉन की कौन बोलो जरा? माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ का जिससे होता है बेटा फॉर्मेशन, वो कोई और थोड़ी है, उस सेल का नाम बोल दो ना जरा, ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल। ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है बस। फिर सुन लो कि सीएनएस के न्यूरॉन में भी माइलिन शीथ तो होती है, लेकिन बेटा माइलिन शीथ तो होती है, लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करने वाली सेल कौन सी होती है? ओलिगो डेंड्रोसाइट सेल। आओ बेटा प्रीवियस स्लाइड पे। ये न्यूरॉन पीएनएस का और ये न्यूरॉन सीएनएस का आप आइडेंटिफाई करोगे श्वान सेल से और ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल से। स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होगा, लेकिन यदि एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट हुआ श्वान सेल, वो न्यूरॉन होगा पीएनएस का, और एक्सॉन के अंदर यदि प्रेजेंट हुआ ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल, तो वो न्यूरॉन किसका होगा? सीएनएस का। अब एक बहुत बेहतरीन मैं आपको लाइन बोलूंगा, आप मुझे आंसर बताना कि वो ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है। क्या है? सुनना कि दिस इज नॉट कंपल्सरी, दिस इज नॉट कंपल्सरी, देयर इज माइलिन शीथ प्रेजेंट, where is also only presence of Schwann cell, and this is also not compulsory, there is Schwann cell present where is also presence of myelin sheath.
दोनों स्टेटमेंट आपकी समझ में आए कि नहीं आए? मैं अगेन रिपीट करता हूं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है कि यह कंपलसरी नहीं है कि जहां स्वान सेल हो वहां माइलिन शीथ हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि जहां माइलिन शीथ हो वहां ओनली स्वान सेल हो। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो कि जरूरी नहीं है जहां स्वान सेल है वहां माइलिन शीथ है। नोड ऑफ रेनवेयर, स्वान सेल तो है बट माइलिन शीथ नहीं है। और बेटा अगला स्टेटमेंट कि जहां माइलिन शीथ हो वहां ओनली स्वान सेल हो, दिस इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी बिकॉज इन द न्यूरॉन ऑफ CNS माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। अरे नहीं आया समझ? नहीं आया समझ? बेटा यहां पे आके आपका जो नर्वस टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, वो समाप्त हो जाता है और इसी के साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है जिसका नाम था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उम्मीद करूंगा बेटा पढ़ के आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, अब सुनना एक बात, उस लाइन को बेटा आप नोट कर लेना है ना जो मैंने अभी बताई थी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, खुद से आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, जैसे आपको सूटेबिलिटी लगे उस तरीके से। लेकिन एक बात सुनना बेटा, एक बार एक कंट्रोवर्सी थोड़ी सी और आती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया को लेके क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मतलब आज भी मेरे से क्वेश्चंस आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है न्यूरॉन में। तो बेटा देखो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोन में ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है बोलो जरा? एनर्जी देना। अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का एक नेचर होता है पता है क्या? कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद के बेटा इंडिपेंडेंट तरीके से डिवीजन की पावर भी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा डायनामिक भी होती है और उसमें खुद का मूवमेंट पावर भी होता है। समटाइम आप कभी पढ़ोगे ना तो कोई ये बताएगा आपको कि ये जो टर्मिनल बेटा ये जो नोब है ना यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा वो साइटोन के अंदर ही होती हैं। आगे बात समझ में? जब बेटा यहां नीड होती है तो डायनामिक नेचर की होती है, वो पहुंच जाती है एक्सोप्लाज्म से होती हुई। समझ रहे हो ना आप? और कोई आपसे जिद करे तो बोल देना कि रविंद्र सर से बात करो एक बार, वो समझाएंगे आपको। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? सुनना बेटा जी,